अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमडीसी का यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने ऑलरेडी इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और बायो एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन सारा अपलोड कर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं देखते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्ब और दूसरे नंबर पर है हाइड्रेट्स। यहाँ पर ओ जो है वो कनेक्टर है। कार्ब स्टैंड फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एरो लगाकर आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास बनता है हाइड्रेटेड कार्बन। मीन्स दैट कार्बन के साथ वाटर जो है वो केमिकली अटैच हो चुका है। ठीक है, दैट्स वाई वी नेम इट एज अ हाइड्रेटेड कार्बन। अब यहाँ पर ये वाली बात समझने वाली है कि कार्बन के साथ जो वाटर केमिकली अटैच है उसके अंदर हाइड्रोजन की रेशियो कितनी होगी 2 और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होगी 1। मीन्स दैट कार्बन के साथ जो वाटर केमिकली अटैच है उनके अंदर जो रेशियो फॉलो होगी वो 2:1 फॉलो होगी। लेकिन ये रूल हर जगह पर हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अप्लाई नहीं होता। अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास ये चीज़ आ रही है मीन्स दैट कि वी हैव सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे। मीन्स दैट हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस एक ऐसी शुगर है जिसमें हमारे पास 2:1 नहीं आ रही। कैसे 2:1 नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पर 2 2 कर दूँ और 2 5 10 कर दूँ, तो मेरे पास रेशियो 5:2 आ रही है, जबकि क्या आनी चाहिए थी 2:1 आनी चाहिए थी। सो इन दिस केस हमारे पास डीऑक्सीराइबोस 2:1 को फॉलो नहीं कर रहा, बट इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। नाउ सेकेंड थिंग इज हमारे पास एक और कार्बोहाइड्रेट आता है दैट इज़ रेमानोस। रेमानोस में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 5। नाउ अगर मैं 5 को 12 के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर 2:1 आ ही नहीं रही, बट दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि हैं तो वो नॉन कार्ब्स लेकिन वो 2:1 को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम इसे बोलते हैं CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर OH। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये बन जाएगा C2H4O2। अब मैं यहाँ पर ये वाली बात करता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो 2:1 हमारे पास आ रही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर ऑन द अदर हैंड हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अंदर भी हमारे पास क्या चीज़ आएगी जी, लैक्टिक एसिड के अंदर भी हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट इज़ के C3H6 एंड O3। अगर मैं इसको यूं कह लूँ कि 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो यहाँ पर 2:1 आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पर नाम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि जो चीज़ नाम है वो सिर्फ उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रही, लिहाजा हमें अगली डेफिनेशन की ज़रूरत पेश आई है। नाउ बट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 क्राइटेरियाज को देखना पड़ेगा। हम उसी सूरत में किसी भी कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे जब उसके अंदर 2 क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया क्या है कि सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए दे मस्ट बी कार्बोनाइल कंपाउंड। वो कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए। अब आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाए हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, पहले होते हैं एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं कीटोन। कैसे, चलें गौर कर लेते हैं। मैंने बोला कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अगर जुड़ा हो मैं इसे कार्बोनाइल कंपाउंड बोलूँगा। यहाँ पर गौर करिएगा कि कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाँ जी, सो दैट इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन इसके एक जानिब हाइड्रोजन हो और दूसरी जानिब चेन हो, हम इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इसके साथ एक जानिब भी चेन है और दूसरी जानिब भी चेन है। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए वी नेम इट एज अ कीटोन, हम इसे कीटोन बोलेंगे।
ठीक हो गया ना। अब अगर आप गौर करिएगा कि हमारे पास जो एल्डिहाइड आता है वो बेसिकली चेन के आखिर में आता है, टर्मिनल होता है, जबकि कीटोन जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन कार्बन के दरमियान में होता है। यहाँ पर CS लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि कार्बन्स के दरमियान में होता है। चलें एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड, एक यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करने लगा हूँ, यह मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, मेरे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 है। हाँ, वी हैव 3 कार्बन, हमारे पास 3 कार्बन है। अब बच्चे जी 3 कार्बन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आकर अटैच हो गई है, एक जानिब OH आकर अटैच हो गया, 2 OH है, जबकि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिमेंबर दैट कार्बन कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, रिमेंबर दैट हमारे पास जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिएगा ज़रा, कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस चेन के साथ बना लिया, ठीक हो गया ये वाला बॉन्ड, जबकि बाकी जो 2 बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, हम इससे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अंदर क्यों ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर मैं बात बताता हूँ, ग्लेसर, जहाँ पर भी वर्ड ग्लेसर, एसीटोन या प्रोपानॉल का मतलब आएगा, इसका मतलब होगा हमारे पास कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कार्बन। दोबारा मैं बता देता हूँ, ग्लेसर, एसीटोन या फिर प्रोपेन या प्रोपॉन से हम करेंगे 3 कार्बन ही अखज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसर मतलब 3 कार्बन, एल्डिहाइड का मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड शुगर है। सो ये पहला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक हो गया जी ना। ऑन द अदर हैंड अब मैं बात करता हूँ किसकी, दूसरे कंपाउंड की, दिस इज कॉल्ड द कीटोन। कीटोन में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, जस्ट लाइक दिस, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि कार्बन नंबर 2 पर कौन सी चीज़ आकर जुड़ गई है, कीटोन आकर जुड़ गया है, ठीक हो गया। चूँकि यहाँ पर कीटोन आकर जुड़ गया है, दैट्स वाई हम इससे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कीटोन, कीटो शुगर, और इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। हम इसे क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलेंगे जी, ठीक हो गया ना। अब मैं इस बात को क्लियर करता चलूँ कि टर्मिनल वाली बात को और बिटवीन कार्बन एटम वाली बात को क्लियर करता चलूँ। याद रखिएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के आखिर में होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर आ रहा है, चेन के आखिर में, कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है। जबकि कीटोन कहाँ पर आ रहा है, ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये इस कार्बन के दरमियान में और इस कार्बन के दरमियान है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बिटवीन कार्बन, ठीक हो गया ना। ये वाली बात याद रखिएगा, ऐसी शुगर जिनके अंदर एल्डिहाइड होगा वी नेम इट एज एन एल्डोस, हम उन्हें क्या बोलेंगे, एल्डोजिस बोलेंगे, ठीक हो गया। और ऐसी शुगर जिनके अंदर कीटोन पाया जाएगा हम उन्हें क्या बोलेंगे, कीटोजिस, क्या बोलेंगे, कीटोसिस बोलेंगे, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज अ कीटो शुगर, ठीक है, जबकि हमारे पास एल्डोस जो है दैट इज़ एक्चुअली था, ये हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड शुगर है। अगर मैं इन दोनों का फॉर्मूला लिखूं, तो दोनों का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ज़रा गौर कर लीजिएगा। 1 2 3 कार्बन, हाँ जी 3 कार्बन है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 3 कार्बन, कार्बन 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल कितने हैं मेरे पास, 6 हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। अब मैं काउंट कर लेता हूँ किसको, ऑक्सीजन को, मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन काउंट करता हूँ, 1 2 और 3, 3 ऑक्सीजन है। चलें जी इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O3। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ना। अब मैं बात कर लेता हूँ किसका, मैं कीटोन का यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी देख लेता हूँ। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में मेरे पास कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3, तो कार्बन 3 पूरे हो गए, ओके। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी मेरे पास 6 पूरे हो गए, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 1 2 3, 3 ऑक्सीजन भी आ गए ना। अब ज़रा आप गौर करिएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक हो गया। और ये कौन सा आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर है, ठीक हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो ये है हमारे पास कि दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए,
पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? दे मस्ट हैव मैनी हाइड्रोक्सल। पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? OH। हाँ, इन कार्बन के यानी जितने भी हमारे पास शुगर आएंगे उनके अंदर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे ना। अब इसी को ही यहाँ पर देख लीजिएगा ज़रा, यहाँ पर कितने कार्बन है? हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में 3 कार्बन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। जस्ट लाइक पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे? 1 और 2। तो मीन्स दैट मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट्स वाई मैं इसे क्या बोलता हूँ? पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ज़रा इसके नाम पर भी ज़रा गौर कर लें, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रोक्सी का मतलब है 2 हाइड्रोक्सिल। ये एक हाइड्रोक्सिल नंबर 1 और ये हाइड्रोक्सिल नंबर 2, तो 2 हाइड्रोक्सिल है। और एसीटोन बच्चे जी, एसीटोन मैंने आपको बता दिया कि 3 को बोलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की ये टेक्निकल डेफिनेशन है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को जब नाम रखा गया था तो हम इसको बोलते थे हाइड्रेटेड कार्बन। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम भी देते हैं, वी आल्सो से इट एज अ शुगर्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स बोलते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द टेक्निकल डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द कार्बोहाइड्रेट। नाउ अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ओरिजिन क्या है। तो बच्चे जी, कार्बोहाइड्रेट का जो ओरिजिन है दैट इज़ वन एंड ओनली, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। होता क्या है? होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बना देता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। दिस इज़ द ओनली सोर्स दैट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं किसकी? अकरेंस के। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बच्चे जी, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं, ट्यूबर्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्यूबर्स आपको पता है कि हमारे पास पोटैटो जो होता है दैट इज़ रिच इन स्टार्च, ये स्टार्च में रिच होता है। फिर अगले नंबर पर हमारे पास आती है शुगर, केन शुगर, केन शुगर हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है जी? गन्ने के रस में। और इसी तरीके से मिल्क के अंदर पाया जाता है। हमने इसको भी अगली स्लाइड में डिस्कस करना है। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वुड के अंदर। हाँ, वुड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और कॉटन, कॉटन भी हमारे पास क्या होता है जी? ये भी एक सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ये अकरेंसेस है। अब मैं बात करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। हाँ, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की सूरत में पाए जा रहे होते हैं जी, ठीक हो गया। हम इनको आगे भी जाकर पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जाकर जुड़ जाता है तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। इसी तरीके से जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जाकर जुड़ जाता है हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सेल सरफेस मार्कर के तौर पर किरदार अदा करते हैं और हमारी मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है, जस्ट लाइक स्लावा इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन। नंबर 1, पहला फंक्शन है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी का सोर्स है। जस्ट लाइक ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी फ्यूल है। ये हमने पीएमडीसी के यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो। हमने यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास कि हमने ग्लूकोज की क्या की थी? ऑक्सीडेशन की थी। और यहाँ पर हमने बात करी थी कि इट इज़ अ रेस्पिरेटरी फ्यूल, और यहाँ पर मैंने ग्लूकोज से क्या किया था? एनर्जी बनाई थी। इट इज़ द एनर्जी बजट कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो क्या बन जाता है जी? 38 एटीपी, और यूकैरियोट्स में 36 एटीपी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूँगा कि ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है? दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ना ये मेरे पास एक वैल्यू है, ये हमने याद रखनी है कि हमारे पास 100 ml ब्लड में कितनी mg ग्लूकोज होती है? दैट इज़ 100 ml कंटेन्स 100 mg ऑफ ग्लूकोज, ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज मॉलिक्यूल। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करते हैं? एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे? स्टार्च क्या होता है? प्लांट्स फूड रिजर्व्ड होता है। हम जो खुराक स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमर होता है, यानी ग्लूकोज से मिलकर ये बना हुआ होता है। और ये
ये स्टोरेज फॉर्म है। हमारे पास जो एनिमल रिजर्व है वो ग्लाइकोजन की सूरत में होता है, जबकि स्टार्च जो होता है वो प्लांट रिजर्व होता है। फिर उसके बाद ग्रेप्स, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेप्स की, अंगूर की, तो उसमें 27% ग्लूकोज पाया जा रहा होता है। और इसी तरीके से हनी, शहद में हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों पाए जा रहे होते हैं। ठीक है। सो तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल। हाँ, ये हमने आगे भी जाकर पढ़ना और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेलुलोज क्या करता है, प्लांट की सेल वॉल बनाता है, जबकि काइटिन क्या करता है, फंगल की सेल वॉल बनाता है, एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स बना रहा होता है। ठीक है। काइटिन को हम क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज भी बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है। ठीक हो गया, हमने इसको आगे भी जाकर पढ़ना है। नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो बच्चे जी कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मोनोसेक्राइड्स, दूसरे पर आता है ओलिगोसेक्राइड्स, तीसरे पर आता है पॉलीसेक्राइड। ना यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है। याद रखना, सेक्राइड एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से निकला है, और सेकनॉल का मतलब, सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर्स। याद रखना, सेक्राइड एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से निकला है, और सैकरॉन्स का मतलब होता है शुगर्स। ठीक है। शुगर्स मतलब मीठा। ठीक हो गया जी। ना अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हमारे पास क्या होंगे जी, सिंगल यूनिट होगा, यानी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है वो एक ही यूनिट अगर होगा, हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड्स बोलेंगे। ठीक हो गया। जबकि ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे पास जो मोनोसेक्राइड के जो यूनिट होंगे वो 2 से लेकर 10 यूनिट हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि पॉलीसेक्राइड्स में मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स 10 से ज़्यादा होंगे, 10+ यूनिट्स होंगे हमारे पास। ठीक हो गया जी। नाउ ये हमारे पास अगले नंबर पर आता है हाइड्रोलाइसिस। नाउ अब ज़रा गौर करिएगा, चूंकि इसमें सिंगल यूनिट है तो इसीलिए मैं इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। ओलिगोसेक्राइड्स में कितने यूनिट्स होते हैं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं। दैट्स वाई मैं इसको हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँगा तो मुझे 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स ही मिलेंगे। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर मेरे पास आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं जी, ये भी हाइड्रोलाइजेबल हैं। जी हाँ, हम इनकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। जब मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे पास मोनोसेक्राइड्स भी मिलते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स भी मिलते हैं। और हम ये चीज़ पढ़ेंगे भी जाकर, डाइजेशन वाले टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे कि जो हम रोटी खाते हैं, जो स्टार्च खाते हैं, हम उनको मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स में तोड़ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर तीसरा करैक्टर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सिटी। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर। यहाँ पर मैंने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, दैट इज सिंपलेस्ट शुगर। जबकि ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, जस्ट सिंपल, ये जस्ट सिंपल होते हैं। फिर पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स, ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर अगले नंबर पर सोलबिलिटी। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर सोलुबल, मतलब ये ज़्यादा सोलुबल होते हैं। जबकि ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, इनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसेक्राइड, दैट्स वाई दे आर लेस सोलुबल। जबकि पॉलीसेक्राइड्स की बात करूँ तो दे आर इनसोलुबल, ये वाटर के अंदर कभी भी सोलुबल होते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कपड़ा बेसिकली क्या होता है, एक प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, कॉटन है। आप उसको पानी में डालकर उबाल लें, वो पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगी, सो दैट इज इनसोलुबल। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ टेस्ट की, तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर द स्वीटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। जबकि ओलिगोसेक्राइड होते हैं, दे आर स्वीट, मतलब इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते, ये स्वीट होते हैं। यहाँ पर मैंने स्वीट टेस्ट लगाया है, ठीक है, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ पर जस्ट मैं लिख रहा हूँ स्वीट होते हैं। जबकि पॉलीसेक्राइड चूंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, दैट्स वाई दे आर टेस्टलेस। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ रिड्यूसर्स की। बच्चे जी रिड्यूसर्स क्या होते हैं, रिड्यूसर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है जो कि बेसिकली क्या करते हैं जी, पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। ये मैं आपको आगे भी जाकर बताऊंगा। हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर रिड्यूसर्स। जबकि ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे पास लैक्टोस एंड माल्टोस जो होते हैं, दे आर ओनली द रिड्यूसर्स। ये अमंग द डाइसेक्राइड्स है, रिमेंबर दैट, ये मैं सिर्फ डाइसेक्राइड्स की बात कर रहा हूँ और हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसेक्राइड्स ही शामिल है। तो लैक्टोस एंड माल्टोस आर द ओनली रिड्यूसर, बाकी कोई भी आपको रिड्यूसर नहीं मिलेगा। पॉलीसेक्राइड्स की बात करता हूँ तो पॉलीसेक्राइड सारे के सारे आपको नॉन रिड्यूसर मिलेंगे, कोई भी रिड्यूसर नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, जनरल फार्मूला की। तो मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज CnH2ON। और अगर मैं इसको ओपन करके, अगर मैं इसको क्लोज करके भी लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। क्या चीज़ लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा जस्ट लाइक दिस, CH2ONN, और यहाँ पर भी मैं N लगा सकता हूँ, या इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, CH2ON
CnN। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो कोई भी अगर फॉर्मूला पेपर में आ जाए तो आपने इसको ठीक ही कंसीडर करना है। इसको ज़रा दोबारा समझ लीजिएगा कि अगर n को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास O आ जाएगा, और इसी तरीके से ये 2n हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा जी, हमारे पास Cn आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दैट इज़, ये n है, ये 2n है। लेट मी इसको मैं ज़रा कर दूँ कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, H2NON। सो दिस इज़ द फार्मूला। ठीक हो गया जी। ये फार्मूला है हमारे पास, किसका फार्मूला है, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। चलें यहाँ पर मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला मेरे पास क्या है, मैंने लिखा हुआ, मैंने क्या चीज़ लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है CnH2NON लिखा हुआ है। अब मेरे पास कार्बन कितने हैं, लेट्स सपोज दैट मेरे पास कार्बन कितने हैं, 3। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, हाइड्रोजन मेरे पास थे 2, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 3 के साथ। तो ये कितने हो जाएंगे जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। और ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं जी, ऑक्सीजन मेरे पास कितने थे, 3 ही मैंने लिया, चलो जी ये 3। तो मेरे पास आ जाएगा C3H6O3। सो दिस इज़ द फार्मूला। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको अप्लाई करके बता दिया है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2ON-1। ठीक है, यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना चाहिए। ये फार्मूला है किसका, डाइसैकेराइड्स का फार्मूला है। ठीक है, जबकि पॉलीसैकेराइड का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट इज CxH2OY। ठीक है, यहाँ पर ये y है, x और y मैंने यहाँ पर डिफरेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y जो होते हैं ये एक नंबर भी हो सकता है, मीन्स दैट सिमिलर नंबर भी हो सकता है और डिफरेंट नंबर भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की। तो मोनोसैकेराइड की जो क्लासिफिकेशन है, दे आर द ट्राइओजेज। रिमेंबर दैट इनके नाम के आखिर में ओज आ रहा है, ओज का मतलब होता है शुगर। सो दे आर द ट्राइओजेज। फिर आता है टेट्रोजेज, फिर आता है पेंटोजेज, फिर आता है हेक्सोजेज, फिर आता है हेप्टोजेज। हम इनको आगे जाकर पढ़ेंगे। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स में हमने बात करनी है डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, फिर पेंटा भी होते हैं, हेक्सा भी होते हैं, हेप्टा भी होते हैं, ऑक्टा भी होते हैं, नोना भी होते हैं और डेका भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड ही शामिल है। जबकि पॉलीसैकेराइड्स डिवाइड होते हैं किसमें, होमोपॉलीसैकेराइड्स में, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में। ठीक हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन के मुतालिक। तो बच्चे जी मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं जी, यहाँ पर मैंने बोला कि मोनोसैकेराइड ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस होते हैं। तो यहाँ पर जरा देख लो कि मोनोसैकेराइड, यहाँ पर हमारे पास आती है ट्रायोस। ट्रायोस का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। दिस इज द फॉर्मूला ड्राइव। इसमें एल्डोसिस जो होंगे दे आर द ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोसिस जो होंगे दे आर द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये वाला स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी मेड इट, यहाँ पर मैंने बना दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक और बात लिख लीजिएगा कि ट्राइओसिस जो होते हैं ना, कि दुनिया के सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं। ट्राइओसिस आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। let me make it visible. Trioses are the simplest sugars. ये पेपर में आ सकता है हमारे पास कि व्हाट आर द सिंपलेस्ट ट्रायोसिस, सिंपलेस्ट शुगर कौन सी होती हैं। तो आप बता देंगे कि सिंपलेस्ट जो शुगर्स होती हैं दे आर द ट्रायोसिस, और जिसमें के प्रोमिनेंट मेंबर कौन से हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये होता है दे आर द इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में दे आर द इंटरमीडिएट होते हैं। फोटोसिंथेसिस अब हमने अपने सिलेबस में पढ़ा नहीं है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ G3P, बताया हुआ है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ G3P। सो दे आर द इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने आपको ये बात बता दी है कि दे आर द इंटरमीडिएट। जबकि फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में जो प्रोडक्ट बनती है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज G3P। अगर आपको याद हो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वो बेसिकली यही वाली शुगर होती है। ठीक हो गया, तो ये इंटरमीडिएट होते हैं। फिर अगले नंबर पर हमारे पास आते हैं टेट्रोसिस। टेट्रोसिस का फॉर्मूला क्या है, C4H8O4। ठीक है,
C4H8O4। आप यहाँ पर ना फॉर्मूला लगा कर देख सकते हैं ये वाला। आप जो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये सारे का सारा यहाँ पर जस्टिफाइड हो जाएगा जी। C4H8O4, ठीक हो गया। इसके प्रोमिनेंट मेंबर कौन से हैं? एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस, ठीक हो गया। एंड दे आर इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि टेट्रोसिस जो होते हैं दे आर रेयर, ये बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में पाए जा रहे होते हैं, और ये आपको सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं? बैक्टीरिया ओनली, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलते। तो टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं पेंटोसिस, बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास पेंटोसिस। पेंटोसिस का फॉर्मूला क्या? C5H10O5, और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस का मैंने यहाँ पर आपको जिक्र भी कर दिया है, ठीक हो गया। सो दिस इज द डीऑक्सीराइबोस, ठीक है बच्चे जी। डीऑक्सीराइबोस को हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है? डीऑक्सीराइबोस कहता है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली। डीएनए और आरएनए को आप कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो हमने आगे जाकर पढ़ना है कि हमारे पास जो राइबोस आते हैं वो बेसिकली दे आर द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? राइबोलोज की। तो राइबोलोज हमारे पास क्या होता है? दैट इज राइबोलोज इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये इंटरमीडिएट होता है इन फोटोसिंथेसिस। अगर आप गौर करें, वैसे फोटोसिंथेसिस हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आप कैल्विन साइकिल को गौर से देखें ना, तो आप वहाँ पर पहला ही सबस्ट्रेट पाएंगे, दैट इज RUBP। RUBP मेरे पास क्या होता है? दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, वो बेसिकली यही होता है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक हो गया। आफ्टर इट हमारे पास आते हैं हेक्सोसिस। हेक्सोसिस मेरे पास कौन से आते हैं? हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। इसके प्रोमिनेंट मेंबर हमारे पास कौन से हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हमारे पास मेंबर है। ये एल्डिहाइड में पाए जाते हैं, जबकि कीटोन वाले कौन से होंगे? दे आर द फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज है। अभी हमने इनका स्ट्रक्चर भी आगे जाकर देखना है। अब इनका फंक्शन क्या? ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। हाँ, ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है। मैंने आपको रेस्पिरेशन में ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है कि हम करेंगे क्या? कि ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है जी। तो ये रेस्पिरेशन में हमने क्या किया? ग्लूकोज को ही तोड़ा हुआ है, तो दैट इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। फिर उसके बाद आता है फ्रुक्टोज इज अ इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन। जी हाँ, फ्रुक्टोज क्या होता है? दैट इज इंटरमीडिएट। ये देखिएगा, ये ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था कि नहीं बना था? आपको याद होगा, ठीक है जी। तो ये क्या करता है जी? ये इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन है। इसके अलावा फ्रुक्टोज कहाँ पर पाया जाता है? ये आपको बता दिया कि हनी में पाया जाता है। फिर इसी तरीके से ग्लैक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, ये मिल्क शुगर का कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेप्टोसिस। हेप्टोसिस क्या है? C17H14O7 ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोहेप्टोस, और इसकी एग्जाम्पल कीटोस में हमारे पास आती है, दे आर द सीडोहेप्टोलोज। दे आर द इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट में हमारे पास आते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप बड़े होकर पढ़ेंगे, हमारी बुक में नहीं है कि RUBP की रीजनरेशन में ये बनते हैं। RUBP की रीजेनरेशन, हाँ, रीजनरेशन जो होती है ना RUBP की, वो भी एक सिस्टमेटिक, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें ये चीज़ें बनती है, ग्लूकोहेप्टोस एंड सीडोहेप्टोलोज, ठीक हो गया ना। इस टेबल को गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पर MCQs आ सकते हैं। जो भी चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और समझा दी हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में एक MCQ आता है कि पेपर में एक MCQ आता है कि हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? कौन से मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स कौन से हो सकते हैं? आप बोलोगे सर हेप्टोसिस जो होते हैं दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स। और सबसे सिंपल कौन से होते हैं? सिंपलेस्ट कौन से होते हैं? ट्रायोसिस। अब सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स की बात करो वो भी ट्रायोसिस हैं, और अगर बात करो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो वो भी ट्रायोसिस हैं, ठीक हो गया। जबकि कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर द हेप्टोसिस, ठीक हो गया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सबसे पहले मैंने बात करनी है पेंटोज के स्ट्रक्चर की। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपने इसको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, ठीक हो गया। कैसे?
एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने से पहले आपको ना ये सारे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है और रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका रिंग आपस में फॉर्म कैसे होता है। चले जी देखते जाइएगा ज़रा। मेरे पास एक पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि हाउ इट इज़ अ पेंटोस शुगर। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये मेरे पास क्या चीज़ें आ गई हैं जी, आई हैव 5 कार्बन। ठीक हो गया जी। और ये क्या है हमारे पास, एक एल्डिहाइड शुगर है। हाँ, दिस इज एल्डिहाइड शुगर। मैंने डेफिनेशन को जस्टिफाई कर दिया और साथ ही मैंने डेफिनेशन का दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया कि सारे के सारे पेंटोस शुगर के पास क्या चीज़ आएगी, आपको OH मिलेगा। ठीक हो गया, OH मिलेगा। यहाँ पर जो नाम हमारे पास आएगा इसको हम बोलेंगे डी राइबोस। क्या नाम बोलेंगे हम इसे? बोलेंगे डी राइबोस बोलेंगे जी। ठीक हो गया। दिस इज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द पेंटोस। ठीक हो गया। और ये मैंने उसकी कौन सी फॉर्म बनाई है? ये मैंने उसकी लीनियर फॉर्म बना दिया ना। अब मैंने इसको करना क्या है कि इस लीनियर फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है किसमें? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास स्टेप्स क्या होंगे ना? ये वाली बात आपने गौर से देखनी है, गौर से देखनी है कि यहाँ पर कि हम इसको कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिएगा, मैंने कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 के को कुछ भी यहाँ पर मैं इसको एम्फसाइज ही नहीं कर रहा। मैं किसको एम्फसाइज कर रहा हूँ? मैं किसको देखना चाह रहा हूँ? जिसका अब यहाँ पर रोल आएगा। तो यहाँ पर रोल आ रहा है कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 4 का रोल आ रहा है। चलें जी देखते जाइएगा। कार्बन नंबर 1 पर क्या चीज़ अटैच है? हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है एज इट यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर क्या चीज़ अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। ओके, अटैच हो गई यहाँ पर। ओके, मान ली बात। ठीक है जी। और कार्बन नंबर 4 पर क्या चीज़ अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन और H अटैच है, ये वाली OH। मैंने बस यहाँ पर इसको ओपन कन्फिगुरेशन में लिख दिया। ना अब ज़रा आप गौर करिएगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है ऑलरेडी। जबकि कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली करता क्या है? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? यहाँ पर क्या चीज़ होती है? यहाँ पर होता यह है कि ये वाला हाइड्रोजन बेसिकली करता क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है और ये करता क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ जाकर कार्बन नंबर 1 वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? चलो जी देखते जाओ ज़रा। यहाँ पर क्या है? कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन मौजूद था। हाँ जी मौजूद था। ये करेगा क्या यहाँ पर अगले स्टेप में कि करता क्या है कि यही हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या कर गया? जुड़ गया। आई बिलीव बात समझ आ चुकी होगी जी। मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन नंबर 1 पर जो ऑक्सीजन मौजूद है इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन नंबर 4 पर जो OH मौजूद है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन और ये वाले जो ऑक्सीजन है ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि कार्बन नंबर 4 पर मौजूद जो हाइड्रोजन होता है ये अपना यहाँ से क्या करता है? यहाँ से क्या कर देता है? ये बॉन्ड तोड़ देता है। बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करता है? ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये इसके साथ जाकर अटैच कर लेता है। ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है। जब ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड भी क्या करेगा? ये टूट जाएगा। ठीक हो गया। ये बॉन्ड भी क्या करेगा? टूट जाएगा। ठीक हो गया। अब नाउ अगली फिगर में देख लीजिएगा ज़रा कि ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन करता क्या है जी? ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया जबकि इसका एक बॉन्ड अब खाली हो चुका है। ठीक है, जबकि कार्बन का जो बॉन्ड है वो खाली हो चुका है। ठीक हो गया जी। जबकि दूसरा जो बॉन्ड था, ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो पहला बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है जबकि दूसरा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। जबकि दूसरे नंबर पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो चुका है कार्बन नंबर 4 पर। ठीक हो गया ना। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता है? गौर करना ज़रा आपने कि यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड खाली है और यहाँ पर क्या चीज़ है जी? यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? यहाँ पर क्या चीज़ होती है? तो बच्चे जी यहाँ पर ये होती है कि ये कार्बन नंबर जो 1 होता है ये बेसिकली करता क्या है? ये कार्बन नंबर 4 पर मौजूद जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जब ये इसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पर आपस में ये क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। लेट मी हैव, मैं इसके ऊपर काउंटिंग कर दूं ताकि आपको ये वाली बात समझ आ जाए। तो कार्बन नंबर 1 वाला जो कार्बन नंबर 1 जो होता है वो बेसिकली कार्बन नंबर 4 के ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड फ्री था जो कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तोड़ा था यहाँ पर। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो चुका है जो कि हाइड्रोजन ने तोड़ा था। ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 पर मौजूद जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ जाकर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है ये देखिए ज़रा। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ गए हैं वाया दिस ऑक्सीजन।
ठीक हो गया। ये कार्बन नंबर 1 आ गया, ये कार्बन नंबर 2 आ गया, ये कार्बन नंबर 3 आ गया, ये कार्बन नंबर 4 आ गया। अब गौर कर लो, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ गया बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जबकि कार्बन नंबर 5 जो था, इसने तो इस फिनोमेनन में हिस्सा भी नहीं लिया था। दैट्स वाई कि कार्बन नंबर 5 क्या है, रिंग के बाहर है। आई बिलीव बात समझ आ चुकी होगी। बाकी रिमेनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन वही और ये हाइड्रोजन वही। रिमेंबर दैट, मैं दोबारा ये वाली बात बता दूं कि ये बेसिकली वही वाला हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर मौजूद जो ऑक्सीजन था उसके साथ ये आया हुआ था। ठीक हो गया। ये वही वाला हाइड्रोजन है जो कि कार्बन नंबर 4 पर मौजूद OH का ये जो हाइड्रोजन था ये उसके साथ आया था। ठीक है, ये वही वाला हाइड्रोजन है। यहाँ तक तमाम बच्चों को बात समझ आ चुकी होगी जी। ठीक हो गया जी। नाउ अब जरा गौर करिएगा, ये जो रिंग बना है ना, ये जो रिंग बना है दैट इज 5 कॉर्नर्ड रिंग। हाँ, ये 5 कॉर्नर्ड रिंग बना है। तो 5 कॉर्नर्ड रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन। द 5 कॉर्नर्ड रिंग इज कॉल्ड द फ्यूरॉन। मैं इसे फ्यूरॉन बोलूंगा। अब ये फ्यूरॉन किसने बनाया था, ये फ्यूरॉन बनाया है हमारे पास राइबोस ने। दैट्स वाई मैं इसका नाम रखता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ राइबो फ्यूरानोस। ठीक हो गया। आई नेम इट एज राइबोफ्यूरानोस। और ये जो राइबोफ्यूरानोस किसके दरमियान में बना है, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में बना है। ये देख लीजिएगा जरा। दैट्स वाई राइबोफ्यूरानोस किसके दरमियान में बना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 में। जबकि कार्बन नंबर 5 जो होता है दैट इजंट इनसाइड द रिंग, वो रिंग के अंदर नहीं है। रिंग का पार्ट है बट इट इज़ नॉट इनसाइड द रिंग। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये वाली बात बता दूँ कि बच्चे जी एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ आ रही होती है हमारे पास एमसीक्यू कि हमारे पास जो राइबोज होती है वो कितने कॉर्नर वाला रिंग बनाती है, 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाती है। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन। मैंने इसको इस तरीके से याद रखा हुआ है, F फॉर 5। मैंने इसको इस तरीके से याद रखा हुआ है, F फॉर 5 एंड F फॉर फ्यूरॉन। ये मुझे अब कभी भी नहीं भूलता। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मुझे ये सारी चीज़ें भूल जाती थी, बट मैंने जब इसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया और स्ट्रेटजी बनाकर तैयार किया तब मुझे अब नहीं भूलती। तो F फॉर 5 एंड F फॉर फ्यूरॉन। ठीक हो गया जी। नाउ राइबोफ्यूरानोस, क्योंकि राइबोस ने ये वाली बात बनाई, फिर C1 एंड C4 के दरमियान बनता है, जबकि C5 इसका पार्ट नहीं है। आई बिलीव अब आपको ये रिंग स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा। नाउ यहाँ पर मैं एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि ज़रा गौर करिएगा, फेडरल वाले बच्चे ज़रा गौर कर लीजिएगा और नम्स वाले बच्चे खास तौर पे ना इस चीज़ को ना गौर कर लीजिएगा। हमारे पास ये जो लीनियर फॉर्म होती है ना, लीनियर फॉर्म, इसको ना एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था ना। दैट्स वाई हम इस लीनियर फॉर्म को एक और नाम भी हम इसको बोलते हैं, वी आल्सो नेम इट एज हम इससे बोलते हैं फिशर्स प्रोजेक्शंस। हम इसे क्या बोलेंगे, फिशर्स प्रोजेक्शंस। बच्चे जी, फिशर एक साइंटिस्ट था, उसने इसके लीनियर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। दैट्स वाई हम उसे इसलिए बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जबकि इसकी जो रिंग फॉर्म है वो किसने दी थी, वो एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम है हैवर्थ। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, रिंग फॉर्म को हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक हो गया। तो आई बिलीव अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फिशर प्रोजेक्शन लीनियर फॉर्म का दूसरा नाम है, हैवर्ट्स प्रोजेक्शन जो होती है ये बेसिकली रिंग फॉर्म का दूसरा नाम है जी। ठीक हो गया। तो आई बिलीव अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। चलें जी, अब मैं बात करता हूँ किसकी, हेक्सोसिस की। पेंटोसिस मैंने इस पिछली स्लाइड में मैंने पेंटोसिस कर लिया, अब मैं बात करता हूँ किसकी, हेक्सोसिस की। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हेक्सोसिस क्या है, इस स्लाइड को मैं बाद में कवर करूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ हेक्सोसिस के रिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। बाकी मैं इस चीज़ को मैं बाद में इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि चलो देखते जाओ। मेरे पास हेक्सोस में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, चले मैं इसका नाम डिवाइस करता हूँ कि मेरे पास क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। अगर कार्बन नंबर 6 है तो इट्स मीन दैट इट इज़ अ हेक्सोस। हाँ, ये एक हेक्सोस है। ठीक हो गया, ये एक हेक्सोस है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा हेक्सोस है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पर ये वाली बात देखूंगा कि ये हेक्सोस कौन सा है। इसके ऊपर सबसे पहले नंबर पर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, एल डी हाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इट्स मीन दैट कि इट इज़ अ एल्डोज, ये एक एल्डोज है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा एल्डोज है, तो मुझे ये पता चला कि कार्बन नंबर 3 पर जो OH है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मौजूद है। दैट्स वाई मैं इसको बोल दूंगा, दैट्स वाई मैं इसका नाम रखूंगा, आई वुड नेम इट एज अ ग्लूकोज। मैं इसे क्या बोलूंगा, ग्लूकोज बोलूंगा, ग्लूकोज।
क्लियर है? तो ये ग्लूकोज की बेसिकली क्या है, लीनियर फॉर्म है। अच्छा मैं यहाँ पर ना मैं डी ग्लूकोज लिखने लगा हूँ, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा, इस वाली स्लाइड में आपको समझा दूंगा डी ग्लूकोज में। ठीक हो गया जी। नाउ अब जरा गौर करिएगा, दिस इज अ डी ग्लूकोज। अब ये मेरे पास कौन सी चेन है, ये मेरे पास सारी की सारी क्या है, लीनियर फॉर्म है। ठीक हो गया जी। अब मैंने लीनियर फॉर्म को करना क्या है, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब जरा सोच समझ के आप बताइएगा कि मैं रिंग किसके दरमियान में बनाऊंगा। ठीक है, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि रिंग किसके दरमियान में बनेगा। आप बताएंगे कि सर रिंग बनेगा कार्बन नंबर 1 के दरमियान में और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में। और ये बनेगा कैसे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन नंबर 5 वाला जो हाइड्रोजन है बच्चे जी, ये करेगा क्या कि ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और क्या चीज़ बन जाएगी, ये O और H बन जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन क्या होगा, ये इस वाली जानिब से आकर क्या कर देगा, कार्बन नंबर 5 पर मौजूद जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जाकर अटैच कर ये अटैच हो जाएगा। नाउ जब ये कार्बन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जुड़ जाएंगे वाया दिस ऑक्सीजन। चलें जी, अब जरा देख लीजिएगा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में आकर जुड़ गए हैं वाया दिस ऑक्सीजन, और ये वही ऑक्सीजन है जो कि ये वाला है। ठीक हो गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक हो गया जी। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक हो गया। नाउ अब जरा गौर करिएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ साथ क्या चीज़ है, कार्बन नंबर 1 के साथ H मौजूद है, हाँ जी कार्बन नंबर 1 के साथ H मौजूद है। कार्बन नंबर 1 के साथ O मौजूद है, हाँ जी O मौजूद है। और ये वाला कार्बन नंबर 5 पर मौजूद जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये लो जी, ये जुड़ गया और ये चीज़ बन गया। तो कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 के पास हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 के पास ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 और ये वाला हाइड्रोजन भी आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। जबकि कार्बन नंबर 2 पर क्या है, वैसे की वैसी ही चीज़ आ जाएगी। कार्बन नंबर 2 पर क्या है, अंदर वाली जानिब, कार्बन नंबर 2 पर क्या करेगा, अंदर वाली जानिब या ऊपर वाली जानिब क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और नीचे वाली जानिब क्या करेगा, OH आ जाएगा। जबकि कार्बन नंबर 3 पर OH क्या है, लेफ्ट वाली जानिब मौजूद है, लेफ्ट वाली जानिब मौजूद है। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, OH को अंदर लिख दूंगा और हाइड्रोजन को क्या कर दूंगा, बाहर लिख दूंगा। जबकि कार्बन नंबर 4 के साथ इट वाज अनटच, ये अनटच है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लूप के अंदर आ रहा है तो मैं इसे क्या करूँगा, ऊपर लिख दूंगा और यहाँ पर नीचे वाली जगह पर क्या लिख दूंगा, OH लिख दूंगा। जबकि कार्बन नंबर 5 जो है इसके साथ ऑक्सीजन जो था वो तो ये वाला ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन था वो क्या कर गया, वो तो कार्बन नंबर 1 पे आ गया। जबकि इस हाइड्रोजन के साथ जो चीज़ रिमेनिंग रह गई है, जो चीज़ रिमेनिंग रह गई है वो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन है। दैट्स वाई मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इस कार्बन नंबर 5 के साथ इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक हो गया। जबकि कार्बन नंबर 6 के साथ वैसे का वैसा ही सामान मौजूद है इसका, हाँ जी कार्बन नंबर 6 के साथ उसके सारे के सारे पार्ट्स वैसे ही मौजूद है। दैट्स वाई मैं इसको क्या लिख दूंगा, इट इज़ अनटच। दैट्स वाई मैं इसको क्या लिख दूंगा, जस्ट लाइक दिस CH2OH। आई बिलीव बात समझ आ चुकी होगी जी। ठीक है कि रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनता है। ठीक हो गया जी। नाउ अब ज़रा गौर करिएगा, अब ज़रा गौर करिएगा कि ये रिंग स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा डिफरेंट बना है इससे। इट वाज अ 5 कॉर्नर रिंग, जबकि यहाँ पर जो रिंग बना है ये कितने कॉर्नर बना है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर रिंग बना है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज 6 कॉर्नर रिंग। 6 कॉर्नर रिंग को मैं कैसे याद रखूंगा, दैट इज पायरानोस। और ये पायरानोस क्या होता है, 6 कॉर्नर रिंग को बोलते हैं। पायरानोस किसने बनाया, डी ग्लूकोज ने बनाया। दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलूँगा, ग्लूकोपायरानोस बोलूँगा। और ग्लूकोपायरानोस किस किस के दरमियान में बना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बना है। आप देख लो कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बना है। ठीक हो गया जी। जबकि कार्बन नंबर जो 6 है दैट इज नॉट इनसाइड द रिंग। ये देख लो कार्बन नंबर 6 जो है वो इसके रिंग के अंदर नहीं है। आई बिलीव अब आपको ये रिंग फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी जी। यहाँ पर मैंने अभी एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है लेकिन वो मैं बाद में जाकर एक्सप्लेन करूँगा। अब ज़रा गौर करिएगा कि मेरे पास एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट आ गया, दूसरा हेक्सोज आ गया है। ये क्या हुआ, चलो इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये दूसरा हमारे पास हेक्सोस कैसा आ गया जी। चलो देखते जाओ, इसका नाम हम डिवाइस करते हैं। इसका नाम क्या है, पहले नंबर पर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कितने कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
6 कार्बन है तो इट्स मीन दैट इट इज़ अ प्योरली हेक्सोस, ये एक हेक्सोस है। अब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो चलो जी, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि नंबर 1 एक तो ये हेक्सोस है और दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड है। अब तीसरे नंबर पर मैंने इसका नाम क्या करना है, इस नाम रखने के लिए मैं देखूंगा कि इसके OH की पोजीशन देखूंगा। तो बच्चे जी अब जरा गौर करिएगा, इसके OH की पोजीशन कहाँ पर है। आप देखिएगा कार्बन नंबर 3 पर OH की पोजीशन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। रिमेंबर दैट ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। फिर कार्बन नंबर 4 पर भी OH कहाँ पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। जबकि ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे जी ग्लूकोज जो होते हैं ये कार्बन नंबर सिर्फ 3 पर ही हमारे पास, कार्बन नंबर 3 पर OH जो होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। जबकि ग्लैक्टोज में हमारे पास कार्बन नंबर 4 पर भी जो OH होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। दैट्स वाई मैं इसका नाम रखूंगा, आई विल से इट एज अ डी ग्लैक्टोज, डी ग्लैक्टोज। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ना एक चीज़ आपको छोटी सी बताता चलूँ, छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे पास क्या चीज़ होता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में फ़र्क क्या आता है। चलो लेट मी ड्रॉ द कार्बन चेन, मुझे कार्बन चेन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर ताकि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझा सकूँ। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। लेट मी हैव काउंटिंग, मुझे यहाँ पर काउंट करने दें। वहाँ 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलें, दोनों ही एल्डिहाइड हैं। चलो जी मैं एल्डिहाइड यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके जी, अब मैं सारे के सारे यहाँ पर इसके पार्ट्स लगा देता हूँ जो भी इसके साथ एटम्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया ना। कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है जी, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है कि OH है, OH लगी हुई है। जबकि यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, हाइड्रोजन लगी हुई है। यहाँ पर क्या चीज़ लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, OH। कार्बन नंबर 4 पर यहाँ पर क्या चीज़ लगा हुआ है, हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, OH। ओके, लेट मी हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 6 पर OH, कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप ज़रा गौर करिएगा कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे जी इसका नाम जो है दैट इज़ ग्लूकोज। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक हो गया। चलो जी, अब मैं बात करता हूँ किसकी, इस वाले कंपाउंड की। तो बच्चे जी इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 पर OH इस वाली जानिब होगा, जबकि हाइड्रोजन इस वाली जानिब होगा। जबकि कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन इस वाली जानिब, और यहाँ पर क्या होगा, इस वाली जानिब। यहाँ पर क्या होगा जी, कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन इस वाली जानिब और OH इस वाली जानिब। जबकि कार्बन नंबर 5 पर OH इस वाली जानिब, और यहाँ पर क्या आएगा, ये हाइड्रोजन इस वाली जानिब। यहाँ पर क्या आएगा, OH यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, मैं इस वाली जानिब इस वाली जानिब मैं आपको अभी बोलता रहूँ। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ये वाली जो साइड होती है ना, हम इस वाली साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड और इस वाली साइड को बोलेंगे हम राइट साइड। यानी ये वाली हमारे पास लेफ्ट साइड आ रही है और ये वाली हमारे पास राइट साइड आ रही है। तो मीन्स दैट जो मेरे पास जो OH आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाले, ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये राइट साइड पर आ रहे हैं। लेकिन जो कार्बन नंबर 3 पर जो OH है ये कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर। कार्बन नंबर 4 पर भी OH आ रहा है, वो भी लेफ्ट साइड पर आ रहा है। जबकि ग्लूकोज के केस में सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर जो OH है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है ना। अब जरा आप इनको गौर से देखिएगा, क्या इनके दरमियान में कोई फर्क नजर आ रहा है। हाँ जी, आप देखेंगे कि हाँ जी इनके दरमियान में एक फ़र्क नज़र आ रहा है। और वो फ़र्क कहाँ पर है, वो फ़र्क है जी कहाँ पर, कार्बन नंबर 4 में फ़र्क है। चलो जी मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि कहाँ पर फ़र्क आ रहा है। लेट मी इलेबोरेट दिस। चलें, ये फ़र्क आ रहा है कार्बन नंबर 4 में। बाकी ये देख लें ज़रा, बाकी क्या चीज़ देख लें ज़रा। कार्बन नंबर 1 ओके है दोनों में, हाँ जी, कार्बन नंबर 1 की पोजीशन दोनों में ओके है। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन दोनों में ओके है, दोनों में ओके है। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन दोनों में ओके। कार्बन नंबर 3 की पोजीशन क्या दोनों में ओके है, हाँ जी, OH भी इस वाली जानिब है, OH भी इस वाली जानिब है। हाइड्रोजन भी इस वाली जानिब है, हाइड्रोजन भी इस वाली जानिब। कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोजन इस वाली जानिब है, हाइड्रोजन इस वाली जानिब है। OH इस वाली जानिब है, OH इस वाली जानिब है, यानी राइट साइड पर। कार्बन नंबर 6 में हाइड्रोजन इस वाली जानिब है, यानी लेफ्ट साइड वाली जानिब। यहाँ पर भी लेफ्ट वाली जानिब। यहाँ पर कार्बन नंबर 6 पे OH राइट वाली जानिब, राइट वाली जानिब। ये सारी चीज़ें। तो फ़र्क कहाँ पर आता है, फ़र्क हमारे पास आता है कार्बन नंबर 4 में।
कार्बन नंबर 4 में क्या करता है, ग्लूकोज में हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है, जबकि गैलेक्टोज में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर जो चीज आ रही है वो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन क्या आ रहा है, पूरे का पूरा OH ग्रुप आ रहा है। एंड सिमिलरली कार्बन नंबर 4 पर जो OH है इन द केस ऑफ ग्लूकोज वो राइट साइड पर आ रहा है। ठीक हो गया। जबकि यहां पर क्या आ रहा है, राइट साइड पर OH के बजाय खाली हाइड्रोजन आ रहा है। सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे बोल दूंगा ग्लैक्टोज, मैं इसे क्या बोल दूंगा, ग्लैक्टोज बोल दूंगा। ठीक हो गया जी। नाउ ये दोनों ही आइसोमर होते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि सर इन आइसोमर्स को हम नाम देते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर, और इन आइसोमर को हम नाम देंगे कि बोथ आर नोन एज अ एपीमर्स। हम इनको क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर एपीमर्स ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है जो कि सिर्फ एक ही पोजीशन पर डिफरेंट हों। एपीमर्स आर सच आइसोमर्स विच आर डिफरेंट एट ओनली वन प्लेस, ओनली वन प्लेस, सिर्फ एक प्लेस पर ये डिफरेंट होंगे, बाकी किसी भी प्लेस पर ये डिफरेंट नहीं होंगे। सो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर एपेमर्स। ठीक हो गया जी ना, ये हमारे पास आती है। चलो जी, अब मैं वापस आता हूँ डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमने रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही वाली बात आएगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब आप खुद इसको देखिएगा, एनालाइज करिएगा, जहाँ से ना समझ आए आप पूछ लीजिएगा कि कार्बन नंबर 5 पर मौजूद जो हाइड्रोजन होती है ये क्या करती है, कार्बन नंबर 1 वाले ऑक्सीजन पर जाकर क्या कर देती है, अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर जो चीज़ बन जाती है दैट इज़ ये OH बन जाएगा जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगा जी, OH बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 पर जो O था वो ये वाला आ गया O, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ये वाला आ गया। ठीक हो गया जी। जबकि कार्बन नंबर 2 पर वैसे का वैसा ही सामान रहेगा, इसका जो भी इसके पार्ट्स लगे हुए होंगे। हाँ जी, कार्बन नंबर 2 पर क्या चीज़ लगी होगी जी हमारे पास, जस्ट लाइक दिस। ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 पर क्या चीज़ लगी हुई होगी, हाइड्रोजन एंड OH। कार्बन नंबर 3 पर क्या करेगा, OH अंदर वाली जानिब आएगा, और कार्बन नंबर 4 और हाइड्रोजन बाहर वाली जानिब आएगा। अच्छा, ये मैं चीज़ आपको बता दूं कि जो लेफ़्ट वाली साइड होगी ना, जो लेफ़्ट वाली साइड होगी, या तो वो अंदर आप इसको कंसीडर करेंगे या फिर ऊपर कंसीडर करेंगे, जबकि राइट वाली साइड को आप क्या करेंगे, या तो नीचे कंसीडर करेंगे या फिर बाहर कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास कार्बन नंबर 4 पर क्या चीज़ आ रही है, कार्बन नंबर 4 पर OH लेफ्ट साइड पर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, जबकि कार्बन नंबर 4 पर जो H है वो ज़रा राइट साइड पर आ रहा है, इसलिए इसको मैंने नीचे लिख दिया। कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज़ आ रही है, कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोजन है, ये ले जी। जबकि कार्बन नंबर 6 जो था दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो कार्बन नंबर 6 को हमने रिंग के बाहर निकाल दिया। अगेन ये कौन सा रिंग बना, ये बना हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग। 6 कॉर्नर रिंग को मैं क्या बोलता हूँ, पायरानोस बोलता हूँ। और ये पायरानोस किसने बनाया, ये पायरानोस ग्लैक्टोस ने बनाया। दैट्स वाई आई नेम इट एज अ ग्लैक्टोपायरानोस। मैं इसे ग्लैक्टोपायरानोस बोलूंगा। और ग्लैक्टोपायरानोस किसके दरमियान में बना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बना। हम इसे क्या बोलते हैं जी, कि ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लैक्टोपायरानोस बन गया। ठीक हो गया। जबकि कार्बन नंबर 6 इज नॉट इनसाइड द रिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सिर्फ कार्बन नंबर 5 के साथ ही क्यों रिंग बना रहा है। अगर मैं ग्लूकोज में देखूं तो कार्बन नंबर 5 के साथ बनाया, ग्लैक्टोज में देखूं तो कार्बन नंबर 5 के साथ बनाया, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, पेंटोस की, तो पेंटोस में सेकंड लास्ट कार्बन पर बनाया। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये रिंग बनाएगा ना, तो कार्बन नंबर 1 और क्या करेंगे जी, सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होता है, पेनल्टीमेट कार्बन। ये बात आपने याद रखनी है। कौन सा, सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है। तो ये रिंग हमेशा किसके दरम्यान में बनेगा, ये रिंग हमेशा बनेगा कार्बन नंबर 1 एंड पेनल्टीमेट
कार्बन और पेनल्टीमेट कार्बन जो बेसिकली सेकंड लास्ट कार्बन होता है, इसके दरमियान में बनेगा। ठीक हो गया। नाउ अब जरा गौर करिएगा, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये मेरे पास है ग्लूकोपायरानोस और ये मेरे पास है गैलेक्टोपायरानोस। दिस इज द गैलेक्टोपायरानोस। क्या आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन पता चल रही है? चलो मैं इसको अगर जूम इन कर दूं तो शायद ये नज़र आ जाए, नहीं तो मुझे ये दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट, ये मज़ीद जूम इन नहीं हो रहा। चलें कोई बात नहीं, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास ग्लूकोपायरानोस एंड गैलेक्टोपायरानोस के दरमियान में फ़र्क क्लियर हो जाए। रिमेंबर दैट ये जो मोनोसैकराइड्स हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं हमारे पास। इनको अगर आपने समझ लिया तो बच्चे जी आपको आगे सारे डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मोनोसैकराइड इज़ एक्चुअली द टाइम टेकिंग। ये मेरे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक हो गया जी। चलो जी मैं इनको लेबल कर देता हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। नाउ अब मैं यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर जोड़ने लगा हूँ जो भी इसके साथ है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन OH, यहाँ पर क्या करेगा OH अंदर और हाइड्रोजन बाहर, जबकि कार्बन नंबर 4 में OH ऊपर और यहाँ पर क्या करेगा हाइड्रोजन नीचे, जबकि कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज़ लगी हुई है, हाइड्रोजन, जबकि कार्बन नंबर 6 पर CH2 ये है, जबकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे, यहाँ पर OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, जबकि कार्बन नंबर 4 पर क्या करेगा हाइड्रोजन ऊपर एंड OH नीचे, जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन, यहाँ पर ये चीज़ जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। हाँ अब मैं यहाँ पर वो चीज़ इलाबोरेट कर दूँ जो कि मैंने एल्डिहाइड ग्रुप है वो चीज़ लगानी है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। डिफरेंट मार्कर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको समझ आ जाए। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या आ रहा है? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कौन सा गैलेक्टोपायरानोस है और कौन सा ग्लूकोपायरानोस है? आप ज़रा इसे 5 से 10 सेकंड के लिए देखिए और आइडेंटिफाई करें कि इसमें से गैलेक्टोपायरानोस और ग्लूकोपायरानोस कौन सा है। चलें जी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ज़रा गौर करिएगा। लेट्स सपोज दैट कार्बन नंबर 4 पर अगर OH नीचे आ रहा है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा ग्लूकोपायरानोस। क्या बोलूँगा, ग्लूकोपायरानोस बोलूँगा। ठीक हो गया। बट अगर कार्बन नंबर 4 के ऊपर अगर OH, कार्बन नंबर 4 पर OH क्या कर रहा है, ऊपर वाली जानिब आ रहा है, देन मैं इसे क्या बोलूँगा, आई विल से इट एज अ गैलेक्टोपायरानोस। ये वाली बात आपने याद रखनी है, आइडेंटिफाई करके रखना है पायरानोस। और इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न मैंने आपको बता दी है कि कार्बन नंबर 4 पर क्या चीज़ आता है, OH। OH क्या करता है, लेफ्ट साइड पर आता है इन द गैलेक्टोस, जबकि हमारे पास ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज में हमारे पास क्या करता है, कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर, जबकि OH राइट साइड पर आता है। तो दैट्स वाई इनके जो रिंग स्ट्रक्चर हैं वो भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कहाँ पर, कार्बन नंबर 4 में आकर ये चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ज़रा समझ लीजिएगा, ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 वो वाला है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। याद रखिएगा जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होगा मैं उसे क्या बोलूँगा, आई विल से इट एज एन एनोमेरिक कार्बन। मैं उसे क्या बोलूँगा, एनोमेरिक कार्बन बोलूँगा। ठीक हो गया। व्हाट डू मीन बाय एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन दैट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा मैं उसे क्या बोलूंगा, एनोमेरिक कार्बन बोलूंगा। नाउ अब जरा कार्बन नंबर 1 या एनोमेरिक कार्बन पर जरा गौर करना है आपने। एनोमेरिक कार्बन पर जस्ट लाइक दिस, अगर एनोमेरिक कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन ऊपर और क्या करे जी, OH नीचे आ जाए, और इसी तरीके से यहां पर क्या करे जी, ये OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे आ जाए, तब क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसकी नोमेनक्लेचर में कोई फर्क आएगा? जी हाँ आएगा जी। क्या फर्क आएगा जी,
चलो जी, लेट्स सपोज दैट अगर OH नीचे वाली जानिब है, वी विल नेम इट एज एन अल्फा शुगर्स, हम इसे क्या बोलेंगे, अल्फा शुगर। और अगर कार्बन नंबर 1 पर यानी एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ऊपर की जानिब आता है, वी विल नेम इट एज अ बीटा शुगर, हम इसे बीटा शुगर बोलेंगे। ठीक हो गया, रिपीट करने लगाऊं, अल्फा शुगर अगर OH नीचे है, बीटा शुगर अगर OH ऊपर है जो। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के दरमियान में। नाउ आई हैव वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड, एक और स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड का। तो बच्चे जी जरा आइडेंटिफाई करिएगा कि ये मोनोसैकेराइड का कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले नंबर पर तो जरा देख लेते हैं, यहां पर कार्बन एटम की तादाद फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 कार्बन आ गए। इट्स मीन दैट इट इज अ हेक्सोस, ये एक हेक्सोस है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये हेक्सोस कौन सा है। तो बच्चे जी ये जो हेक्सोस होता है हमारे पास, ये कौन सा होता है, इसके अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कीटोन ग्रुप। और ये कीटोन ग्रुप मैंने ऑलरेडी यहां पर ये वाली बात डिस्कस की थी कि कीटोन ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बन के दरमियान में होता है। ये है, ये बताया था ना कीटोन ग्रुप, ये बेसिकली क्या होगा, ये 2 कार्बन के दरमियान में होगा। ठीक है, यहां पर मैं ऑलरेडी बात बता के आ चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ आई, आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इट इज़ अ कीटोन। अब मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि एक्चुअली में इसका नाम क्या है। तो 2 बातें मुझे पता चल गई हैं कि नंबर 1, पहले नंबर पर तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। नंबर 2, ये कौन सा है, ये एक कीटो ग्रुप है। तो इसका मैं क्या बोलूंगा, इसका हमारे पास नाम होगा दैट वुड बी फ्रुक्टोज। हम इनको क्या नाम देंगे, आई विल नेम इट एज अ फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज है, ये एक हेक्सोस है। ठीक हो गया जी, ये हेक्सोस है। नाउ अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या हेक्सोस हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में अपीयर करते हैं। जी हाँ, हेक्सोस हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में अपीयर करते हैं। ठीक हो गया जी, कैसे अपीयर करते हैं, चलो जी देखते जाओ जरा। यहां पर क्या चीज़ आती है जी, यहां पर जस्ट लाइक दैट मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि यहां पर जो ऑक्सीजन है, कौन सा कीटो ग्रुप वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। जबकि कार्बन नंबर 5 जो कि पेनल्टीमेट कार्बन है, यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो बच्चे जी होगा क्या, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा जी, यह वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो ऑन द अदर हैंड ये कार्बन क्या करेगा, ये यहां से आएगा और आकर क्या करेगा, इस कार्बन नंबर 5 के इस ऑक्सीजन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो ये क्या चीज बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जस्ट लाइक दिस। चलें जी जरा गौर कर लिएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये लीजिए, ये लीजिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ ये आ गया कार्बन नंबर 1। ठीक हो गया, दिस इज द कार्बन नंबर 1। और ये आ गया मेरे पास कार्बन नंबर 6। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज अनटच। यहां पर कार्बन नंबर 1 मेरे पास अनटच है और यहां पर कार्बन नंबर 6 भी अनटच है। तो रिंग के अंदर जो चीज आ रही है वो मेरे पास किसके दरमियान में रिंग बन रहा है, बच्चे जी वो रिंग मेरे पास बन रहा है, गौर करिएगा, मैं इसको लेबल कर दूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ठीक हो गया। अब रिंग किसके दरमियान में बना, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में बना। तो यहां पर भी कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 आपस में जुड़ गए हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के जरिए से आपस में आकर जुड़ गए हैं। ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी आ जाएंगी कि कार्बन नंबर 1 के साथ क्या चीज थी, कार्बन नंबर 1 के साथ है CH2OH, वैसे का वैसे ही आएगा। कार्बन नंबर 6 के साथ भी वैसे ही है CH2OH, ये देखो CH2OH। ठीक हो गया, जबकि कार्बन नंबर 2 के साथ क्या चीज आएगा, कार्बन नंबर 2 पर तो ये रिंग बन चुका है ना, कार्बन नंबर 2 पर ये ऑक्सीजन आ चुकी है, ये लो जी। तो यहां पर क्या चीज आएगा जी, यहां पर ऑक्सीजन वैसे का वैसे ही रहेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये उठ के क्या करेगा जी, यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन, ये लो जी यहां पर आकर जुड़ गया। ठीक हो गया, जबकि कार्बन नंबर 3 पर क्या करेगा, वैसी की वैसी ही चीजें आ जाए। कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट साइड पर है तो ये लो जी OH अंदर आ गया। हाइड्रोजन राइट साइड पर है, ये नीचे आ गया। कार्बन नंबर 4 पर H लेफ्ट साइड पर है तो H अंदर आ गया और OH राइट साइड पर है तो ये OH नीचे आ गया। जबकि कार्बन नंबर 5 पर क्या है जी, खाली हाइड्रोजन ही बचा है। कहां पर बचा है जी, यहां पर, तो ये लो जी हाइड्रोजन। ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी जी। ठीक हो गया जी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी जी। कोई चीज़ कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये कौन सा रिंग बना है, ये किस कार्बन वाला रिंग बना है, तो ज़रा आप गौर करिएगा। ये जो रिंग हमारे पास बना है, ये जो
रिंग हमारे पास बना है, ये क्या चीज़ आएगी जी? इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? इस रिंग को हम बोलेंगे जी 5 कॉर्नर्ड रिंग। हम इसको क्या बोलेंगे? 5 कॉर्नर्ड रिंग। क्या बोलेंगे? 5 कॉर्नर रिंग। और 5 कॉर्नर रिंग को हमने क्या बोला था? फ्यूरॉन। तो ये लो जी, इसको भी हम बोलेंगे फ्यूरॉन। अब ये फ्यूरॉन किसने बनाया? फ्रुक्टोज ने बनाया। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे? आई विल नेम इट एज अ फ्रुक्टोफ्यूरानोज। मैं इसे क्या बोलूंगा? फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्या बोलूंगा? फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक हो गया। अब ये फ्रुक्टोफ्यूरानोस किस 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 कार्बन के दरमियान में बना है? तो अगर आप गौर करें तो फ्रुक्टोफ्यूरानोस बना है कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान में ये बना है। ठीक हो गया। जबकि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 इज नॉट इनसाइड द रिंग, ये रिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट ड्रॉ करने लगा हूँ एंटीटेस्ट के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमारे पास क्या चीज़ आती है? ऑल पेंटोसिस, ऑल पेंटोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस। कीटोहेक्सोसिस, फ्रुक्टोज इज एक्चुअली अ कीटोहेक्सोस। ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? फ्यूरॉन बनाएंगे, यानी 5 कॉर्नर रिंग बनाएंगे। जबकि हमारे पास क्या आएगा? ऑल एल्डोहेक्सोसिस, ऑल एल्डोहेक्सोसिस। सारे के सारे जो एल्डोहेक्सोसिस होंगे ये क्या चीज़ बनाएंगे जी? ये हमारे पास बनाएंगे पायरॉन। क्या बनाएंगे? पायरॉन बनाएंगे। ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रहती है, और वो कौन सी चीज़ है जी? और वो चीज़ है जस्ट लाइक दिस। हाँ, ये चीज़ हमारे पास रहती है। चलें, ज़रा इस चीज़ को मैं दोबारा बता देता हूँ। इस चीज़ को क्या बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर मैंने 2 हेक्सोस बनाए हैं। मैंने आपसे पूछना था कि ये डी फॉर्म क्या होती है और ये एल फॉर्म क्या होती है। मैंने अक्सर लिखा हुआ देखा है कि ग्लूकोज के साथ लिखा होता है डी ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ समटाइम लिखा होता है एल ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या होता है जी? चलो इसका ज़रा मतलब समझ लो। हमारे पास मैंने आपको बोला कि अगर मैं ग्लूकोज को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बच्चे जी ये वाली जो साइड होगी, मैं इस वाली साइड को क्या बोलूँगा? लेफ्ट साइड, और इस वाली साइड को मैं बोलूँगा राइट साइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज की लेफ्ट साइड आ गई, यहाँ पर भी ग्लूकोज की राइट साइड आ गई। अब ज़रा गौर करना है, आप लोगों ने गौर करना है। बड़ा ही आसान है। आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो OH है हमारे पास, ये वाले OH अगर राइट साइड पर मौजूद है हम इसे क्या बोलेंगे? डी फॉर्म बोलेंगे। जबकि यहाँ पर ये जो OH हैं, ज़्यादातर जो OH हमारे पास आ रहे हैं ये कहाँ पर मौजूद है? लेफ्ट वाली जानिब मौजूद है, हम इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट फॉर्म बोलेंगे। समझ आ गई? एल डी ग्लूकोज में हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 पर जो OH है ये ओनली OH है जो कि लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। जबकि एल फॉर्म में हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर ओनली OH है जो कि राइट साइड पर मौजूद होगा, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो ये वाली बात याद रखनी है कि अगर OH हमारे पास क्या कर जाए जी? ज़्यादातर OH अगर हमारे पास राइट साइड पर आ जाए हम इसे बोलेंगे डी ग्लूकोज। और इन शुगर्स को हम क्या बोलते हैं जी? इन शुगर्स को हम बोलते हैं जी राइट हैंडेड शुगर्स। क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड शुगर्स। आई नेम इट एज अ राइट हैंडेड शुगर्स। ठीक है। और एल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे जी? लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हम इसे बोलेंगे जी। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया है कि डी का मतलब क्या होता है? राइट हैंडेड शुगर, और एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड शुगर। सवाल ये पता होता है मैं डी का मतलब क्या है, तो बच्चे जी ज़रा गौर कर लेगा, ये भी देख लीजिएगा कि डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटोरी, ये रोटेटोरी। और इसको एल फॉर्म को मैं बोलूँगा लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, मैं इसे क्या बोलूँगा जी? लीवो रोटेटरी मैं बोलूँगा। ठीक हो गया। आई विल नेम इट एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे मैं बोलूँगा लीवो रोटेटरी बोलूँगा।
ठीक हो गया, यहाँ तक हमें बात समझ आ जानी चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कहाँ पर, ये दोनों ही चीज़ें हमने, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 था फर्स्ट ईयर की बुक का, फेडरल में और केपीके में, वहाँ पर हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, याद है आपको, ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने वहाँ पर पढ़ी थी, तो ये उस दौरान ये हमारे पास ये फिनोमिना आता है। नाउ अब ये दोनों फॉर्म को, डी फॉर्म और एल फॉर्म को, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे जी। इनैंशियोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ये बेसिकली होते क्या है, एक्चुअली में इनैंशियोमर्स होते क्या है, दीज आर एक्चुअली द मिरर इमेज। ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर द मिरर इमेजेस। हाँ, ये मिरर इमेजेस होते हैं हमारे पास, बट दे आर आल्सो द नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस होते हैं। ये आपस में इम्पोज नहीं होंगे जी। ठीक हो गया। सो दीज आर द इनैंशियोमर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड। ये हमारे पास मोनोसैकेराइड था, मुकम्मल हो गया। अगर आपको कोई चीज़, कोई बात नहीं समझ आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स हमारे पास क्या होते हैं, डाइसैकेराइड एज अ नेम इज इंडिकेटिंग दैट कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाई का मतलब होता है टू, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स, आपको ऑलरेडी बता दिया। तो डाइसैकेराइड्स में हमारे पास क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स के कितने यूनिट्स होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट होते हैं। मैं सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मोनोसैकेराइड का एक यूनिट और मोनोसैकेराइड का दूसरा यूनिट, अगर दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो मैं बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइसैकेराइड। और ये किसके जरिए से जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ेंगे। ठीक हो गया जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलें जी, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड में हमारे पास आता है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनेगा, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज के दरमियान में। अब अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्फा ग्लूकोज वो होती है कि अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH अगर नीचे वाली जानिब हो, मैं इसे अल्फा ग्लूकोज बोलूंगा। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर वाली जानिब मौजूद हो, मैं इसे बीटा बोलूंगा। सो दिस इज एन अल्फा ग्लूकोज। तो बच्चे जी, अल्फा ग्लूकोज में हमारे पास क्या चीज आती है, अल्फा ग्लूकोज में सुक्रोज के केस में, सुक्रोज के केस में हमारे पास क्या होता है जी, कि यहां पर ग्लूकोज का OH और फ्रुक्टोज का OH आपस में रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, यहां से क्या करता है, ग्लूकोज से क्या चीज निकलती है, OH निकलता है, और फ्रुक्टोज से क्या निकलता है जी, वाटर। फ्रुक्टोज से हाइड्रोजन निकलती है, और ये बेसिकली क्या बना देते हैं, ये बेसिकली एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, कि यहाँ पर एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। एज आ रिजल्ट यहाँ पर जो चीज़ आती है वो ये वाली चीज़ आती है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 करता क्या है जी, कार्बन नंबर 1 क्या करता है जी, ये बेसिकली क्या करता है जी, ये कार्बन नंबर 2 के साथ मिल जाता है वाया दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ये जब इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास ये सुक्रोज बन जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, आपकी आसानी के लिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, ये मेरे पास आ रही है ग्लूकोज, और ये है कार्बन नंबर 6। ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ रहा है दैट इज़ फ्रुक्टोज। ठीक हो गया जी, और ये फ्रुक्टोज का क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है जी। ठीक हो गया ना, मैं इसको एलाबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको ये वाली बात आपको ये वाली बात समझ आ जाए, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये कार्बन नंबर 6। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या चीज़ होगा, यहाँ पर क्या चीज़ होगा, चलो जी देखते जाओ। यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, ये ऑक्सीजन। तो बच्चे जी, ये ऑक्सीजन कौन सी वाली है जी, ये वाली ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा ये, और यहाँ से क्या करेगा ये अगर आपस में मिल जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बॉन्ड किस किस के दरमियान में बना है, ये बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के दरमियान में। कार्बन नंबर 1 कौन सी थी, अल्फा ग्लूकोज, दैट्स वाई मैं इसे क्या बोलूँगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलूँगा। एंड दिस इज फॉर्मिंग द सुक्रोज, और ये सुक्रोज को बना रही है। ठीक हो गया ना।
अगले नंबर पर मैं बात करता हूँ माल्टोस की। तो बच्चे जी माल्टोस में हमारे पास क्या चीज़ आती है? माल्टोस में हमारे पास आती है कि हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज एंड अल्फ़ा ग्लूकोज आपस में पेयर अप हो जाते हैं। ठीक हो गया, दोनों ही अल्फ़ा है, हाँ जी, दोनों में ही OH एनोमेरिक कार्बन पर दोनों पर ही OH नीचे वाली जानिब है, दैट्स वाई मैं इसे अल्फ़ा बोल रहा हूँ। और दोनों ही ग्लूकोज है, हाँ दोनों ही ग्लूकोज है। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर क्या चीज़ होती है? यहाँ पर ये वाली चीज़ होती है कि यहाँ पर एक अल्फ़ा ग्लूकोज में पहले वाले में से OH और दूसरे वाले में से हाइड्रोजन निकलता है, और क्या चीज़ बन जाती है? यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी जी? चलें जी, ज़रा गौर कर लीजिएगा कि ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी जी? ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन, यहाँ से कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 कौन सी वाली ऑक्सीजन के ज़रिए से? इस वाली ऑक्सीजन के ज़रिए से आपस में मिल जाएंगे। और अगर आप गौर करें तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 आपस में आकर जुड़ गए हैं। अब हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम इसे क्या बोलेंगे? अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, और इट इज़ फॉर्मिंग द माल्टोस। ये माल्टोस बना रही है। अब हम बात करते हैं किसकी? लैक्टोज की। लैक्टोज किसके दरमियान में बनता है? बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज के दरमियान में बनता है। लेट्स सपोज अब बीटा बीटा क्या है? तो बच्चे जी बीटा में आप देख लीजिएगा कि बीटा में हमारे पास क्या है? OH ऊपर वाली जानिब है एनोमेरिक कार्बन पर, दैट्स वाई हम इसे बीटा बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब बीटा में हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोज में सबसे पहले कार्बन नंबर 1 एंड बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है जी बच्चे जी? यहाँ पर ग्लैक्टोज में से, कहाँ से? ग्लैक्टोज में से, यहाँ से ग्लैक्टोज में से क्या चीज़ निकला? OH, और ग्लूकोज से क्या चीज़ निकला? हाइड्रोजन, और ये आपस में आकर पेयर अप हो गए। यहाँ से क्या चीज़ निकली? एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल आया। क्या निकल आया? वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल आया। ठीक हो गया। अब इसे बोला कंडेंसेशन। नाउ व्हाट हैपन्स हियर? यहाँ पर क्या चीज़ हो गई है जी? यहाँ पर एक ये और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी जी। ठीक हो गया। और ये करेगा क्या कि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज आपस में पेयर अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इस लिंकेज का नाम क्या रखेंगे? हम इसे बोलेंगे अल्फ़ा 1 4, बल्कि अल्फ़ा नहीं, हम इसे अल्फ़ा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसे क्या बोलेंगे? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम बोलेंगे। तो बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टोज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने ये अरेंजमेंट जो है ना, ये अरेंजमेंट आपने इसको मद्देनज़र रखना है। आपने कभी ऐसा नहीं करना कि ग्लूकोज को बाद में ले आए और ग्लूकोज को पहले ले आए और ग्लैक्टोज को बाद में ले आए, ऐसा आपने नहीं करना। लैक्टोज बनाने के लिए आपने बीटा ग्लैक्टोज को पहले और बीटा ग्लूकोज को बाद में ही रखना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग, इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। नाउ द कंपैरिजन। अब हमने पहले स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब मैं बात करता हूँ किसकी? कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन इसका क्या है? कंपैरिजन हमने किस किस के दरमियान में बंद करना है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के दरमियान में। सबसे पहले नंबर पर आता है मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या है? सुक्रोज का मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। ये हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर लिया हमने डिस्कस, हाँ जी, ये डिस्कस कर लिया। जबकि माल्टोस में हमारे पास मोनोमर कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। ये लो, ये हमने माल्टोस निकाल लिया। तो बच्चा जी माल्टोस में मैंने क्या बोला था? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज बता दिया, तो ये इसका मोनोमर है। जबकि लैक्टोज में हमारे पास क्या चीज़ आती है? बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। यहाँ पर मुझे इसको रीराइट करना पड़ना है यहाँ पर कि बीटा ग्लैक्टोज और क्या चीज़ आएगी जी? बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। याद रखना है ग्लूकोज बाद में ही लिखना है, ग्लैक्टोज पहले लिखना है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो ये लें जी, हमारे पास ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ कि इनके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है। तो इसके पास ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है दैट इज अल्फा 1 2। ये देखा हमने यहाँ पर अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर दिखाया सेपरेट, हाँ जी, सेपरेटली यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया। तो अल्फा 1 2। जबकि माल्टोज में हमारे पास लिंकेज कौन सा होता है? अल्फा 1 2 लिंकेज होता है। अच्छा, इसमें भी अल्फा 1 2 लिंकेज है, इसमें भी अल्फा 1 2 लिंकेज है, तो फर्क कहाँ पर आता है? तो फर्क बच्चे जी आता है मोनोमर्स में। यहाँ पर मोनोमर ग्लूकोज है, जबकि यहाँ पर मोनोमर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है।
ठीक हो गया जी। जबकि लैक्टोज में हमारे पास लिंकेज कौन सा आता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लो जी, मैंने आपको लिख दिया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक हो गया जी। ना अब हमारे पास आती है अकरेंस। ये सुक्रोज की अकरेंस क्या है, तो बच्चे जी सुक्रोज पाई जाती है जी शुगर केन में पाई जाती है, पाइनएप्पल में पाई जाती है, और जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है। जबकि माल्टोज, माल्टोज कहाँ पर पाई जाती है, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है। जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें माल्टोज बन रही होती है जी। इसके अलावा माल्टोज की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में बाय द ग्लाइकोजन एंड स्टार्च की ब्रेकडाउन। जो हम ग्लाइकोजन या स्टार्च खाते हैं उसके ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या चीज़ बनती है जी, माल्टोज बनती है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ पर पाई जाती है, लैक्टोज कहाँ पर पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। अब काउस का जो मिल्क होता है, काउ मिल्क में 4 to 6% लैक्टोज पाई जाती है, जबकि मैमल्स का जो मिल्क होता है उसमें 5 to 8% हमारे पास लैक्टोज पाई जा रही होती है। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं इनके कॉमन नेम की, तो सुक्रोज का जो कॉमन नेम है दैट इज केन शुगर, या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं दैट इज टेबल शुगर। टेबल शुगर आपको पता होगा घरों पे जो चीनी इस्तेमाल होती है वो एक्चुअली में हम सुक्रोज को इस्तेमाल करते हैं। माल्टोज का कॉमन नेम क्या है, हम इसे बोलते हैं माल्ट शुगर। लैक्टोज का कॉमन नेम क्या है, मिल्क शुगर। रिड्यूसर, अब यह रिड्यूसर क्या होता है, तो बच्चे जी कंपैरिजन में हमारे पास रिड्यूसर क्या है, याद रखिएगा सुक्रोज इज द ओनली नॉन रिड्यूसर, ये नॉन रिड्यूसर है। जबकि माल्टोज जो है दैट इज अ रिड्यूसर, लैक्टोज जो है दैट इज अ रिड्यूसर। ठीक हो गया। अब इनका रोल क्या है, सुक्रोज का जो रोल है दैट इज अ स्वीटनर। ये हम घरों पे जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये जो स्वीटनर आता है दैट इज एक्चुअली द सुक्रोज। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा प्लांट में जो ट्रांसपोर्टिंग शुगर होती है दैट इज एक्चुअली द सुक्रोज। के प्लांट अपनी जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो सुक्रोज की फॉर्म में करता है। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था मैस फ्लो थ्योरी, ठीक है, मैस फ्लो थ्योरी फ्लोएम वाला किस्सा पढ़ा था, तो उसमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होती वो सुक्रोज की फॉर्म में होती थी। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुक्रोज जो होती है दैट इज नॉन रिड्यूसर, ये रास्ते में जाते हुए किसी के साथ रिएक्शन नहीं देगी। माल्टोस, बच्चे जी माल्टोस क्या होती है, माल्टोस किस में इस्तेमाल होती है, इसका रोल होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब जूसेस बनाने वाली इंडस्ट्री में माल्टोस का इस्तेमाल होता है। जबकि लैक्टोज का इस्तेमाल कहां पर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइसैकेराइड्स। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, लास्ट टॉपिक विच इज पॉलीसैकेराइड्स। तो बच्चे जी पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स। क्यों पॉलीसैकेराइड को कॉम्प्लेक्स शुगर बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं। इनको क्लासिफाई किया गया दो ग्रुप्स में, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। बच्चे जी होमोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनमें रिपीटिंग यूनिट सेम होता है, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास रिपीटिंग यूनिट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। हेटेरोपॉलीसैकेराइड की एग्जांपल हमारे पास आती है एगर, पैक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, हेमीसेलुलोज। हमारे बुक में पेप्टिडोग्लाइकन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे सिलेबस में कभी शामिल हुआ करता था, इस दफा नहीं है। तो पेप्टिडोग्लाइकन को अगर मैं तोड़ दूं आपको समझ आ जाएगा कि हाउ इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया, जबकि पेप्टिडो का मतलब होता है हमारे पास अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है। चूंकि इसमें मोनोमर एक नहीं है, एक जैसा नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसे बोलता हूँ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जबकि होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, काइटन, ये हमारे पास आता है। ठीक हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। तो बच्चे जी होमोपॉलीसैकेराइड्स का कंपैरिजन क्या है, किसके दरमियान में होना है, स्टार्च के दरमियान में, ग्लाइकोजन के दरमियान में, सेलुलोज के दरमियान में, काइटन के दरमियान में होना है। ठीक है जी। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं जी हम स्टार्च की। तो स्टार्च का मोनोमर क्या है, दैट इज अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या है, अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोमर क्या है, बीटा ग्लूकोज। जी हाँ, सेलुलोज का जो मोनोमर है हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। जबकि काइटन का जो मोनोमर है हम इसे क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। हाँ, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको याद रखने का। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। ठीक हो गया जी। चलो जी, ये चीज़ ये आता है जी, ये हमारे पास बेसिक फ्रेमवर्क आता है जो कि हर्ट्ज़ का है। ओके, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर आ रहा है कार्बन। मैं इसको लेबल कर देता हूँ ताकि आपको मतलब समझ आ जाए। यह कार्बन नंबर 1, यह है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। ठीक हो गया जी। कार्बन नंबर 1 पे ये है बीटा, चूँकि ये बीटा है तो चलो जी ये बीटा में मैं हाइड्रोजन नीचे लगा दूंगा,
OH क्या कर दूंगा यहाँ पर, हाइड्रोजन ऊपर, और H क्या करेगा, यहाँ पर आ गया। जबकि कार्बन नंबर 2 पर हमने क्या करना है, कार्बन नंबर 2 पर मेरे पास क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए, एक बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या चीज़ लगी होनी चाहिए, मिथाइल ग्रुप। ना ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कार्बन नंबर 2 पर आपके पास क्या लगा हुआ है, NH नाइट्रोजन, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर मिथाइल ग्रुप। अगर तो आपके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, आप इसे क्या बोलोगे, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। हाँ, यहां पर मैं एक और एमसीक्यू बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये 2 साल पहले आया भी था, दैट इज कि काइटन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट, जी हां, काइटन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन नाइट्रोजन। हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, काइटन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन द नाइट्रोजन। बाकी आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन एज एन असेंशियल एलिमेंट हो। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। पेपर में आपने लिखना तो कुछ भी नहीं है, बस आपने टिक मार्क ही करना होता है, आपने एनसर्कल ही करना होता है। तो आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ना अब हम बात करते हैं जी, मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मोनोमर्स क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूं लिंकेजेस की। तो बच्चे जी लिंकेजेस क्या होते हैं हमारे पास, स्टार्च में लिंकेज कौन सा पाया जाता है। स्टार्च बच्चे जी 2 किस्म की होती है, एक होती है अमाइलोज और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होती है ये स्ट्रेट चेन होती है, और इसमें जो लिंकेज पाया जाता है दैट इज अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होती है दैट इज ब्रांच्ड। ये क्या होती है, ब्रांच्ड शुगर होती है, ब्रांच स्टार्च होती है। चूंकि ये ब्रांच्ड होती है दैट्स वाई इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, इसमें अल्फा 1,4 के साथ साथ साइड चेन भी पाई जाती है जो कि होते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज पाई जा रही होती है। ठीक हो गया, दिस इज अमाइलोपेक्टिन। चूंकि अमाइलोज जो होती है दैट इज अनब्रांच, ये स्ट्रेट चेन होती है तो ये पानी के अंदर सोलुबल होती है। जबकि अमाइलोपेक्टिन चूंकि ब्रांच हो जाती है दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इनसोलुबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होती है, इनसोलुबल होती है। ठीक हो गया जी। ना ग्लाइकोजन में लिंकेज कौन सा पाया जाता है, ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है और अल्फा 1,6 यानी साइड चेन पाई जा रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहां पर ग्लाइकोजन का मोनोमर कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च का मोनोमर कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक हो गया। ग्लाइकोजन में लिंकेज कौन सा पाया जाता है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। स्टार्च में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, अल्फा 1,4 एंड 1,6। हाउ इज दिस पॉसिबल कि यहां पर एक ही मोनोमर है, एक ही लिंकेजेस है, लेकिन एक जगह पर वो ग्लाइकोजन बना रहा है, एक जगह पर वो स्टार्च बना रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या आप जवाब दे सकते हैं इस चीज का। चलें जी, इस चीज का जवाब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक ही तरह का मोनोमर है, एक ही तरह के लिंकेजेस हैं, लेकिन यहां पर वो ग्लाइकोजन बना रहा है, लेकिन यहां पर वो स्टार्च बना रहा है। तो बच्चे जी इसका जवाब ये है बाय द इन द रेशियो, कि यहां पर अल्फा 1,6 की जो रेशियो होती है वो 80% तक बढ़ जाती है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो 1,6 की जो रेशियो होती है वो कम होती है, दैट इज 20% तक होती है। मीन्स दैट अगर अल्फा 1,6 की रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज बुक में लिखी हुई है कि दैट इज ग्लाइकोजन इज एक्सटेंसिवली ब्रांच, बहुत ज्यादा या हाईली ब्रांच होता है। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। और ये पेपर का एमसीक्यू भी है कि दैट इज ग्लाइकोजन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू अमाइलोज या माइलोपेक्टिन, देन यू विल से कि ग्लाइकोजन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं सेलुलोज की। तो बच्चे जी सेलुलोज में लिंकेज कौन सा पाया जाता है, बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। काइटन में लिंकेज कौन सा पाया जाता है, बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। अब आपको पता है कि दोनों का ही मोनोमर डिफरेंट है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं बात करता हूं अकरेंस की। अकरेंस हमारे पास क्या है बच्चा जी, अकरेंस हमारे पास क्या, स्टार्च कहां पर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जा रही होती है। जी हाँ, स्टार्च आपको कहां पर मिलेगी जी, प्लांट्स में मिलेगी। ग्लाइकोजन आपको कहां पर मिलेगी, एनिमल्स में। सेलुलोज आपको कहां पर मिलेगा, प्लांट सेल वॉल में। जबकि काइटन आपको कहां मिलेगा, फंगल सेल वॉल में। जी हाँ, काइटन आपको कहां पर मिलता है, फंगल सेल वॉल में आपको यह मिलता है। और साथ ही साथ कहां पर मिलता है, स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड के स्केलेटन में भी मिलता है। और ये वाली बात मैंने यहां पर भी बता दी थी। कहां पर बताई थी, मैंने फंक्शंस में बताया था ये चीज कि सेलुलोज कहां पर मिलता है, सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में मिलता है। जबकि काइटन कहां पर मिलता है, फंगल सेल वॉल में। और कहां पर मिलता है जी, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक हो गया जी, ये चीज आती है। अच्छा, यहां पर आप मुझे बात बता सकते हैं कि किसी ने सेलुलोज को देखा है क्या, किसी ने सेलुलोज को देखा है।
चलो जी, मैं अब आपको बता देता हूँ कि हाँ जी भी, आप लोगों ने सेलुलोज को देखा हुआ है। याद रखिएगा, सेलुलोज प्योर फॉर्म ऑफ कॉटन। अगर आपके पास कॉटन है देन यू हैव अ सेलुलोज, आपके पास सेलुलोज है, ठीक है। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूं कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सेलुलोज। क्यों? सेलुलोज प्लांट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सेलुलोज क्या होता है जी? प्लांट बहुत बड़ी मिकदार में पैदा करते हैं, उनके लीफ, उनकी सेल वॉल, हर एक चीज़ का ये कंपोनेंट होता है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। और ये जो कॉटन होती है, अगर आपने कॉटन को देखा हुआ, ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आप सेलुलोज को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। इवन के जो आपने कपड़े पहने हुए हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉटन, तो वो सेलुलोज ही आपने पहना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ किसकी रोल की। तो बच्चे जी, रोल क्या है? स्टार्च का जो रोल होता है दैट इज स्टोरेज। जी हाँ, ये हमारा जो फूड रिजर्व होता है वो बना रही होती है, बल्कि किसका? प्लांट का। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी स्टोरेज के रोल पर प्ले कर रही होती है। एनिमल्स में जो स्टोरेज होती है वो कौन बना रहा होता है? ग्लाइकोजन। जबकि सेलुलोज जो होती है ये क्या होता है? दैट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हाँ, ये प्लांट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो इसका रोल क्या होता है? स्ट्रक्चरल रोल होता है, यानी प्लांट बॉडी का ये स्ट्रक्चर बनाता है। काइटन क्या करता है? काइटन भी बेसिकली क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाता है। किसका? फंजाई का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। नाउ अगली हेडिंग हमारे पास आती है डाइजेशन। तो स्टार्च क्या हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल होता है? जी हाँ, स्टार्च इज डाइजेस्टेबल। ग्लाइकोजन क्या हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल होता है? जी हाँ, डाइजेस्टेबल होता है। अब मैं आपसे बोलूंगा कैसे, तो आप बोलेंगे सर जो हम रोटी खाते हैं वो बेसिकली स्टार्च ही होती है और स्टार्च को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। मैं कहूँगा ठीक है। आप बोलो, मैं आप बोलूँगा अच्छा, और ग्लाइकोजन, तो आप बोलोगे सर मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है, जो हम मसल खाते हैं, जो प्रोटीन्स खाते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजन भी रिजर्व्ड होता है। वो भी क्या करते हैं जी? हम उसको भी डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक हो गया। वैसे भी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज को हम रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। सेलुलोज, क्या सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल है? ना, कतई ना। कतई तौर पर यह हमारे पास सेलुलोज होता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है ना, बीटा सेलुलोज, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ही नहीं होता। और काइटन, काइटन भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि काइटन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम काइटनेज होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं एंजाइम्स की। तो स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करता है? अमाइलेज। ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कौन करता है? अमाइलेज। तो बच्चे जी, ये वाली बात आपने याद रखनी है कि यहां पर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दो डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, लेकिन इनका एंजाइम एक ही है। और ये वाली बात पूछी जाती है कि ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जिसके दो सबस्ट्रेट हों। तो बच्चे जी, अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बेसिकली क्या करता है? दो सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है। ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर देगा और ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? आइसोमाल्टोस या माल्टोस बना देगा। ठीक है, आइसोमाल्टोस या फिर क्या बना देगा? माल्टोस बना देगा। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। ठीक हो गया जी। नाउ फिर उसके बाद सेलुलोज, सेलुलोज को लिए बीटा सेलुलोज चाहिए, काइटन के लिए काइटनेज चाहिए। ठीक हो गया। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट इज I2 टेस्ट, यानी आयोडीन टेस्ट। हमने स्टार्च को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा? तो बच्चे जी, हम स्टार्च को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन आयोडीन टेस्ट। कैसे? आयोडीन टेस्ट के जरिए से कहते हैं हम स्टार्च के सोल्यूशन को क्या करते हैं? हम स्टार्च को आयोडीन के सोल्यूशन के साथ हम क्या करते हैं? क्या रिएक्ट करवाते हैं। अगर तो हमें ब्लू कलर मिल जाए, हम क्या बोलते हैं? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज डिटेक्टेड। और इसी तरीके से ग्लाइकोजन क्या करता है? आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। अगर हमें रेड कलर रिपोर्ट हो जाए बाय रिएक्टिंग अ मिक्सचर, तो हम बोलेंगे ग्लाइकोजन इज कन्फर्म्ड। लेकिन सेलुलोज कोई कलर नहीं देता, काइटन कोई कलर नहीं देता विद द आयोडीन टेस्ट। ठीक हो गया। सो बच्चों जी, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक था। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बहरहाल मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं। अगर आपको तब भी कोई चीज़, कोई बात ना समझ आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज अलाउड टू कमेंट बिलो माई वीडियोज़। आप नीचे वीडियोस में अच्छे तरीके से कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़, कोई बात पूछ सकते हैं, कोई चीज़, कोई राय देनी हो, कोई सजेशन देनी भी हो, आपने कोई फीडबैक देना हो। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एज वेल। बच्चे जी, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और न्यूक्लिक एसिड की। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।